नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ठीक एक महीने पहले आज ही के ऐसे ही समय में इज़राइल पर एक बड़ा हमला हुआ था और उस हमले के बाद इज़राइल ने क्रिया की प्रतिक्रिया नियम के तहत कार्रवाई शुरू की, जो अभी भी जारी है। इस पूरे युद्ध में क्या स्थिति बनी और पूरे दुनिया का ऑर्डर किस तरीके से परिवर्तित हुआ, हम आज आपको ये भी बताएंगे। और एक महीने में वो क्या क्या ऐसी बातें हुई जो आने वाले समय में दुनिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीके न्यूज़ आपको बराबर भारत का इजराइल के साथ संबंध, हमास को लेकर के भारत की क्रिया और प्रतिक्रिया और फिलिस्तीनियों के वजूद को लेकर के भारत की सोच पर भी बराबर जानकारी देता रहा है। युद्ध की शुरुआत से लेकर के अब तक हमने किन किन मुद्दों को आपको बताया है, आपसे चर्चा की है, आपसे विमर्श किया है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ठीक एक महीने पूरा होने के एक दिन पहले आज हम आपको आंकड़ों सहित बताएंगे कि आखिर में ये युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ा, किसका कितना नुकसान हुआ, पूरी दुनिया इसमें कैसे इन्वॉल्व हुई। इस युद्ध के एक फ़ायदे पर भी आज हम जिक्र करेंगे, जिसको सुन करके आप हैरान भी हो जाएंगे। खैर, हम शुरुआत करते हैं। ठीक 7 अक्टूबर को अल सुबह 6:30 से 7 और इजरायली टाइम के अनुसार 8 बजे हमास के आतंकियों ने इजरायली सुरक्षा घेरे को तोड़ करके गाज़ा की तरफ से इजराइल में प्रवेश किया और एक ऐसे स्थान पर जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर हमला किया। हमला पैदल सैनिकों की भूमिका में, पैराट्रूपर्स की भूमिका में आए वो इजरायली आतंकी थे, जिन्हें माफ़ करिएगा, वो फ़िलिस्तीनी आतंकी थे जो हमास का नाम देते हैं अपने आप को, लेकिन वो फ़िलिस्तीनी लड़ाके कहते हैं। अगर दुनिया अपने नज़रिए से कहे तो वो आतंकी हैं, क्योंकि भोले भाले नागरिकों को उन्होंने निशाना बनाया। निशाना किस तरीके से बनाया और क्या क्या वहशियाना कार्रवाई उन्होंने की, कुछ ही घंटों में इजराइल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। जो इजराइल इस बात का दावा करता था कि उसके सुरक्षा घेरे को कोई तोड़ नहीं सकता, वो इजराइल युद्ध करने को मजबूर हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी चोट आतंकियों ने पहुंचा दी थी। सवाल यह है कि युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध की घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की और उन्होंने एक वॉर कैबिनेट का गठन किया और एक ऐसा डेवलपमेंट इजराइल में एकता के नाम पर दिखा, जिसमें विपक्षी पार्टियां भी एक हो गईं और उस वॉर कैबिनेट का हिस्सा बनी और पूरा इजराइल एक होकर के आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, ये कहते हुए कि यह लड़ाई इजराइल की नहीं, यहूदियों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है, आतंकवाद के खिलाफ है और पूरी दुनिया को साथ आ जाना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान 7 अक्टूबर के शाम तक आया और फिर जो कार्रवाई शुरू हुई गाज़ा पट्टी पर, एरियल अटैक जिसे आप एयर अटैक कह सकते हैं, 40 किलोमीटर के दायरे में किस तरीके से बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया और एक से एक मिसाइल और बमों का इस्तेमाल किया गया। हम आपको प्रतिदिन के हिसाब से महीने भर की घटी घटनाओं के मुख्य बिंदुओं पर जानकारी दे रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और आपको की याददाश्त को वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां इस युद्ध ने एक टर्निंग पॉइंट लिया और पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। आपने सोचा होगा कि हमने जिक्र किया था कि इस युद्ध के एक फायदे भी हुए, शायद अभी तक इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। हम आपको बताते हैं कि फायदा क्या हुआ। जब इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ, उसके पहले पूरी दुनिया की नज़र एक ही जगह पर थी, वो था रूस और यूक्रेन का युद्ध। इजराइल से भी खतरनाक स्थिति में व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को और यूक्रेन को बर्बाद करने की कसम खा रहे थे। दूसरी तरफ नाटो अमेरिका के नेतृत्व में और पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में जेलेंस्की का साथ देते हुए पुतिन को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। स्थिति यह आ गई थी
कि यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेने के बाद पुतिन ने यह कहा कि जेलेंस्की को हथियार डालना पड़ेगा या यूक्रेन का नक्शा ही बदला जाएगा। यूक्रेन को रशियन फेडरेशन में मिलाने तक की बात की गई थी और इसको लेकर के जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जर्मनी, फ्रांस और तमाम पश्चिमी देश जो बिल्कुल यूक्रेन से सटे हुए हैं, रूस से लगे हुए, उन क्षेत्रों के सभी बड़े नेता, चाहे वो जिस दल से हों, और वहां के शासनाध्यक्षों ने बाकायदा यूक्रेन का साथ देने का भरोसा दिलाया और यूक्रेन को उसी तरह की सहायता दी गई जैसे इस समय इजरायल को अमेरिका के नेतृत्व में सहायता पहुंचाई जा रही है। व्लादिमीर पुतिन ने फिर याद दिलाई पूरी दुनिया को कि अगर पूरी दुनिया ये सोचती हो कि रशियन फेडरेशन यूक्रेन के आगे झुकेगा तो ये तो गलत है। पूरी दुनिया जानती है कि लड़ाई कौन लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है और अमेरिका और नाटो को सबक सिखाने के लिए रूस तैयार है और अंतिम विकल्प के बारे में सोच रहा है। अंतिम विकल्प से आप मतलब समझिए परमाणु युद्ध। मतलब साफ था कि पूरी दुनिया में आज भी परमाणु युद्ध और उसके अस्त्र शस्त्र के मामले में रूस अमेरिका से भी बहुत आगे है। पूरी दुनिया के जितने परमाणु हथियार हैं उससे ज़्यादा डेवलप्ड स्थिति में परमाणु हथियार रूस के पास हैं। लेकिन संप्रभुता के चोट के नाम पर अगर ये बातें की जाएंगी अमेरिका की तरफ से और पश्चिमी देशों की तरफ से तो फिर स्थिति खराब होगी और अंतिम विकल्प अर्थात परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। जब हमास और इजरायल का युद्ध शुरू हुआ तो स्थिति क्या बनी थी। जैसे ही ये जानकारी आई कि व्लादिमीर पुतिन अंतिम विकल्प के तौर पर हल्के रासायनिक हथियारों का पहले इस्तेमाल करेंगे और अगर अमेरिका ने जेलेंस्की का साथ देने के नाम पर और रूस को मुश्किलों में डालने के नाम पर नाटो को सीमा पर लाने की कोशिश की तो फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से व्लादिमीर पुतिन नहीं हिचकेंगे। और इस रिपोर्ट की तस्दीक कई देशों की खुफिया संस्थाओं ने की जिसमें नाटो के कई सदस्य देश भी हैं। अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही थी क्योंकि रूस जो कहता है वो करता है और इन्हीं परिस्थितियों में 7 अक्टूबर के दिन एक ऐसा वाकया हुआ कि पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन से हट गया। बताया ये भी जा रहा है कि इस युद्ध से ध्यान हटाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई थी जिसमें CIA की बड़ी भूमिका थी। अब आप समझ सकते होंगे कि अमेरिका जान रहा था कि रूस एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है और अगर यूक्रेन या यूरोप के किसी देश पर परमाणु हथियार या रासायनिक हथियार का इस्तेमाल, जैसे पोलैंड जैसे देश जो बिल्कुल यूक्रेन से और रसिया से लगे हुए हैं, तो फिर बड़ी फजीहत होगी अमेरिका की और अमेरिका की ताकत को एक बड़ी चुनौती मिल जाएगी। और उन्हीं परिस्थितियों में जब 7 अक्टूबर के दिन इजरायल पर हमला किया हमास ने, उसके बाद इजरायल ने जब कमर कसी तो सबसे पहले भारत ने आतंकवाद का विरोध किया, लेकिन अमेरिका ने फिर अपने साथी का साथ देने का ऐसा वचन दिया और ऐसा वचन निभाया वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जो भी किसी से छिपा नहीं है। और कारण यही था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से दुनिया का ध्यान हट जाए, रूस भी कुछ शांत हो जाए, क्योंकि सबकी नजर अब हमास और तमाम वो मुस्लिम देश जो इजरायल के नाम पर इकट्ठा होकर के इजरायल के वजूद को खत्म करने की बात करते उसमें आ जाएं और ये सारा गेम बदल जाए। और हुआ भी वही, सबकी नजरें फिर इजरायल पर और हमास को खत्म करने के इजरायल के संकल्प पर लग गई। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के इजरायल के समर्थन के लिए किए जा रहे प्रयोग और कोशिशों पर लग गई। भारत जैसे देशों के अपने मित्र को सलाह और फिलिस्तीन के वजूद को लेकर के जो नजरिया रहा उस पर लग गई। और यूनाइटेड नेशंस में भी जो चर्चा हुई और जिस तरीके से लॉबिंग की कोशिश की गई उस पर लग गई। और ये सब कुछ एक माह के अंतर की घटनाएं हैं। हम आपको बराबर अपने स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बदलती रहीं। और हमास के नाम पर पहली बार मुस्लिम देश
ब्रदरहुड के नाम पर, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, उम्मा के नाम पर इकट्ठा होते रहे, जिसमें कट्टरपंथियों को सहयोग और समर्थन की बात सामने दिखती रही, समय समय पर दशकों का इतिहास रहा। लेकिन हमास जैसा आतंकी संगठन पहली बार कई ऐसे देशों से एक लेजिटिमेट समर्थन पाया जिस समर्थन की उम्मीद नहीं थी, और यह पूरी दुनिया में बढ़ते हुए कट्टरपंथ की एक बड़ी पहचान के रूप में दिखाई दे सकती है कि दुनिया का नजरिया किस तरह से बदला। फिलिस्तीन पीछे छूट गया, हमास की जिद और हमास का वहशीपन वो प्रभावी हो गया। सिर्फ और सिर्फ मामला इतना था कि इजराइल को सबक सिखाया जाए, अर्थात दुनिया में किस तरीके से नफरत का भाव और रेस के आधार पर किसी के वजूद को खत्म करने का भाव होता है, यह भी सामने आ गया जब ईरान जैसे देश ने यह ऐलान किया कि अब सब्र का बांध खत्म हो गया है। वो लड़ाके शब्द का इस्तेमाल है इजराइल के ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से, इन सब जगहों से यह ऐलान किया गया कि हमास का समर्थन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमास के लड़ाके अपनी जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और उसमें फिर स्थिति यह भी दिखी कि इजराइल ने दिखाया कि किस तरीके से आबादी में कम होने के बावजूद अगर जज्बा और जोश रहे और अपने पहचान को कायम रखने की स्थिति को बनाने का संकल्प रहे तो फिर किसी से भी युद्ध लड़ा जा सकता है। और एक साथ गाजा पट्टी पर हमला करते हुए हिजबुल्लाह और ईरान के जितने भी समर्थित संगठन हैं, सब पर इजराइल ने बमबारी शुरू की। अब हम आते हैं युद्ध कौशल के नजरिए से अगर आप देखें तो जिस तरीके से अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल लड़ाई कर रहा है यह बताया जा रहा है। हालांकि समर्थन तो अमेरिका का पूरा रहा, लेकिन इजरायली सेना किस तरीके से आतंक के खिलाफ एक होकर के लड़ा जाना चाहिए यह दिखाया। सबसे पहले 40 किलोमीटर के उस डेंस इलाके में हवाई हमले किए, बीच बीच में नागरिकों को ढाल बना करके हमास पूरी दुनिया में इजराइल को बर्बाद करने की कोशिश करे, उसके लिए जो उसने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया उसका भी उत्तर दिया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से लेकर के आईडीएफ जो वहां इजरायली सेना का एक समन्वय संगठन होता है, उसके प्रवक्ता की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बयान दिया गया, और वो ये कि जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर लेंगे युद्ध खत्म नहीं होगा। मतलब साफ था, इजराइल पूरी तरीके से तैयार है और तैयार था और तैयार रहेगा क्योंकि उसे अपना वजूद बचाना है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिसमें कुछ दोस्तों के खिलाफ भी इजराइल को बयान देने के लिए आगे आना पड़ा। हालांकि इजराइल को उस बात को समझना चाहिए था कि उनके दोस्तों ने क्या कहा था, जिसमें भारत पहला है, क्योंकि जैसे ही 7 अक्टूबर की घटना हुई, आतंकी कार्रवाई हुई, उसके बाद भारत की तरफ से 140 करोड़ के आवाम की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, अगर आपको याद हो, आप वो ट्वीट भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, और जिसमें शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था, और वो ये था कि आतंक के खिलाफ हम इजराइल के साथ हैं और जो लोग इससे प्रभावित हैं, जो मारे गए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। इजराइल के इस मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और फिर यह कहा जाने लगा, और यह राजनीति जो पूरी दुनिया में हुई, भारत में भी उसका असर दिखा, अंदरूनी राजनीति की, जब भारत में यह चर्चा होने लगी कि दशकों से फिलिस्तीन के समर्थन में या फिलिस्तीन को लेकर के जो भारत का नजरिया रहा उसको प्रधानमंत्री ने बदल दिया। लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री हर एक मौके पर यही कहते रहे, आतंकवाद का भारत विरोध करेगा क्योंकि आतंकवाद से प्रताड़ित है। रही बात निर्दोष फिलिस्तीनियों की, उनके वजूद और उनके जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए, इस रुख पर भारत कायम है। ऐसे ही कई देश थे जिनको लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अगर कोई प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ लाया गया तो उसमें हमास और आतंकवाद की भर्त्सना के साथ जो कुछ पहल की जानी चाहिए थी, दोस्त भारत से उम्मीद थी कि भारत को उस पहल में खुल करके सामने आना चाहिए था। भारत ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया और यह दिखाया और दर्शाया कि इस समय कनाडा के साथ तमाम मतभेद हैं, लेकिन दोस्त इजराइल के लिए और सैद्धांतिक रूप से आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का नजरिया है
भारत ने कनाडा का समर्थन किया यूनाइटेड नेशंस में। 120 देश खिलाफ खड़े थे इजरायल के, लेकिन भारत पहले तटस्थ रहा और जब कनाडा ने संवर्धित एक प्रस्ताव को लेकर के अपने प्रस्तावना को आगे बढ़ाया तो यूएन में भारत ने कनाडा का साथ दिया और भारत ने बताया कि इजरायल का किस तरीके से समर्थन कर रहा है। और दूसरी तरफ भारत ने इजरायल को यह जताया भी कि दोस्त के किसी दबाव में भारत काम करने वाला नहीं है और भारत अमेरिका के बाद दूसरा, अमेरिका और रूस के बाद तीसरा ऐसा देश था जिसने सबसे बड़ी मात्रा में सैन्य, माफ करिएगा, सहायता भेजी, मानवीय सहायता भेजी, जिसमें औषधियों से लेकर के खाद्य सामग्री तक न सिर्फ भेजा गया बल्कि गाजा पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया गया। और यह भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा गाजा पट्टी के लोगों, आतंकियों को नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों के सर्वे सर्वा वहां के राष्ट्रपति को दी और भारत ने वो पहल की और इजरायल ने भी माना। अभी एक दिन पहले का बयान है कि इजरायल ने भी कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि इजरायल का वजूद बचा रहे, आतंक के खिलाफ इजरायल की पहल का भारत समर्थन करे, लेकिन अगर फिलिस्तीनियों को भारत सहायता पहुंचा रहा है तो उसका हक मिलना चाहिए और भारत के इस रुख का इजरायल समर्थन करता है। मतलब अपने मित्र को अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किसी मुद्दे पर झुकाने का काम भी भारत ने किया, यह भी इस दुनिया ने एक माह के अंदर देख लिया। बहरहाल मानवीय सहायता के नाम पर बहुत से देश आगे आए, तमाम सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया चैनल्स पर, अखबारों में ये प्रोपेगेंडा हुआ अमेरिका से लेकर के, और आप देखें तो तमाम पश्चिमी देश और मुस्लिम देश, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान सामने आया, जिस देश में अपने 24 करोड़ के आवाम को खिलाने की 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं, वो देश आज ये कहता है कि वो इजरायल के खिलाफ खड़ा हुआ है हमास के साथ, फिलिस्तीन के साथ नहीं, हमास के साथ। और इस बात की जानकारी देते हुए आपको हंसी भी आएगी कि कुल 8 करोड़ डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा का भंडार है। आप इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए, और इजरायल इतना धनराशि सिर्फ युद्ध में खत्म कर देगा। और यह इंतजाम इजरायल के पास है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दे दिया है कि हर एक व्यक्ति जो विस्थापित हुआ है, जो तबाह हुआ है, जो बर्बाद हुआ है, उन सब का इंतजाम इजरायल करेगी। और एक अनुमान के मुताबिक हर एक पीड़ित के लिए जो उस युद्ध में अब तक प्रभावित हुआ है, सबको भारतीय करेंसी के अनुसार पूरे घर का इंतजाम किया जाएगा। अगर बच्चे, माँ बाप उनके खत्म हो चुके हैं, उसको सरकार पढ़ाएगी, मेडिकल की पूरी फैसिलिटी देगी। अर्थात 20 लाख से 25 लाख पर व्यक्ति को अब इजरायल देने जा रहा है इस युद्ध की स्थिति में। अब आप एक बार फिर इस ग्राफिक्स को देखिए, किस तरीके से इजरायल उतना ज़्यादा खर्च करने जा रहा है सिर्फ इस युद्ध में हमास को खत्म करने के लिए, जितना पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का ताना बाना है। और उस पाकिस्तान का एक नेता मौलाना फजलुर रहमान, वो हमास के नेता के साथ बैठक करता है और पूरी लड़ाई में साथ देने का वादा करता है। और वहीं से कश्मीर का बेसुरा राग भी हमास का नेता आगे बढ़ाता है। अब आप समझ सकते होंगे पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरीके से आतंकवाद और कट्टरता एक साथ भाईबंदगी कर रहे हैं। बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के राज्य केरल में एक ऐसी स्थिति आई थी जहां आपने देखा होगा कि एक आतंकी, वो भी हमास का आतंकी सरगना, उसने तकरीर की और उस तकरीर का बाकायदा इंतजाम किया और कराया गया राज्य सरकार की तरफ से। मतलब एक बार फिर पूरी दुनिया जिस तरीके से आतंकवाद से, कट्टरता से प्रभावित है, जिसमें धर्म का सहारा लिया जाता है, भारत के भी कई राज्य प्रभावित हो चुके हैं, जिस पर गौर करना चाहिए। और बीके न्यूज ने ये सवाल उठाए थे, इस पर केरल के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि वो, और उन्होंने माना था कि यह गलती हुई कि एक आतंकी नेता का इस तरीके से तकरीर किया और कराया गया, जिसकी जांच हो जानी चाहिए। हालांकि जांच का रिपोर्ट क्या है वो अभी तक आया नहीं है और उसमें कितना हिला हवाली की जाएगी इसको भी आप जानते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण के नाम पर भारत में क्या कुछ चल रहा है
ये सब भी देखा जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में आप देख सकते हैं कि कुल 12,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लगभग इतने ही हजार लोग घायल हो चुके हैं। युद्ध में क्लस्टर बम और फास्फोरस बम तक का इस्तेमाल किया जा चुका है और एक मंत्री को ये बयान देने के एवज में हटा दिया गया कि परमाणु युद्ध का भी खतरा उत्पन्न हो गया है और अंतिम विकल्प के तौर पर परमाणु आयुध का इस्तेमाल किया जाएगा अगर हमास अपने हथियार नहीं डालता। एक बार फिर आईडीएफ के प्रवक्ता का ये बयान आप जरूर सुनिए और फिर आप समझ जाएंगे कि ये युद्ध किस तरफ जा रहा है। Attention, citizens of Gaza, listen carefully. This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces. For your immediate safety, we urge all residents of northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate south. Let me repeat. We urge all residents of northern Gaza and Gaza City to relocate south immediately. This is a temporary measure. Moving back to northern Gaza will be possible once the intense hostilities end. Hamas puts your life in danger by placing weapons and forces within civilians' area in Gaza, including schools, mosques, and hospitals. The impending IDF operation is set to neutralize these threats of Hamas with precision and intensity. Humanity remains haunted by the massacre unleashed by Hamas on October 7th, a massacre of innocent lives. Israeli men, women, children, and babies were beheaded, executed, raped, and burnt alive. We won't forget that. And the kidnapping of over 200 Israelis we will not forget. To the residents of northern Gaza and Gaza City, your window to act is closing. Move south. For your own safety, move south. This is not a mere precaution. It is an urgent plea for the safety of the civilians in Gaza. तो सुना आपने, आईडीएफ के प्रवक्ता ने यह कहा है कि यह युद्ध अब रुकेगा नहीं। 250 वो बंधक जिनको हमास के आतंकियों ने गाजा के टनल्स में छिपाया है, अगर वो सुरक्षित वापस नहीं लौटते, हमारा युद्ध खत्म नहीं होगा, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। मतलब और मायने साफ हैं, ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। नित नए प्रयोग हो रहे हैं लड़ाई में, युद्ध में, और उस प्रयोग में पिटाई हो रही है हमास की। लेकिन मजबूर वो फिलिस्तीनी जो 40 किलोमीटर के दायरे में गाजा में अपने मातृभूमि में रह रहे हैं, वो बेबस हैं, मारे जा रहे हैं, भूखे हैं, प्रताड़ित हैं। लेकिन वो भी जिम्मेदार हैं, पूरी दुनिया भी जिम्मेदार है, और जिम्मेदार है वो आतंकी। क्योंकि इन आतंकियों को अगर इतना बड़ा समर्थन न दिया होता तो आज इन भोले भाले नागरिकों को, इन फिलिस्तीनियों को ये आतंकी सील्ड कैसे बनाते। ये कुछ ऐसे अहम पड़ाव हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इज़राइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में उठे हैं, और पूरी दुनिया का नज़रिया और पूरी दुनिया का जो आगे बढ़ने का तौर तरीका है इस वैश्विक समस्या में, त्रासदी में, उसमें कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिसका जवाब मिलना ही चाहिए, और तभी वैश्विक शांति संभव है। इज़राइल और हमास के बीच चल रहे 1 माह के युद्ध के उन पड़ावों पर हमने आपसे विस्तृत बातचीत की है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि इसका समाधान क्या होना चाहिए, और भारत जैसे देश का इज़राइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में जो नज़रिया है, क्या वो सही है, और क्या इसी से शांति आ सकती है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। क्योंकि इसी से जनमत तैयार होता है, और जनमत से सरकारें भी बनती बिगड़ती हैं, और उनका भी नज़रिया सेट होता है, और उससे एक पहल होती है जिससे शांति संभव होता है। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।